गुड मॉर्निंग। हम डायनेमिक्स देख रहे थे और कल स्पर्शरेखीय वेग किया था, तो आज करेंगे अभिलंबिक वेग। कल क्या किया था? स्पर्शरेखीय वेग। कल किया था स्पर्शरेखीय वेग। स्पर्शरेखीय वेग टॉपिक क्या था? स्पर्शरेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग। अभिलंबिक वेग, स्पर्शरेखीय वेग और अभिलंबिक वेग, नॉर्मल वेलोसिटी और टेंजेंट वेलोसिटी। स्पर्शरेखीय वेग में क्या देखा था हमने? स्पर्शरेखीय वेग में देखा था कि जो स्पर्शरेखा के अनुदिश जो वेग है, स्पर्शरेखा के अनुदिश जो वेग है वो स्पर्शरेखीय वेग है। अब अभिलंबिक वेग क्या होगा? उस स्पर्शरेखा पे जो लंब होगा उसके विस्थापन के कारण, और जो समय में तो विस्थापन बटा समय, उसके लिए अभिलंबिक वेग आएगा। वो अभिलंबिक वेग क्या होगा? स्पर्शरेखा के अनुदिश दूसरी बिंदु तक लंब डालेंगे तो वहाँ का वो विस्थापन और बटा समय से क्या आएगा? अभिलंबिक वेग। कल की तरह इसमें भी अभिलंबिक वेग में भी क्या करना है? अभिलंबिक वेग में इसका स्टेटमेंट, कल वाला ही स्टेटमेंट क्या है कि यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से वक्र S इक्वल टू एफ साई पर गमन करता है तो उस कण के वेगों एक बार त्वरण हटा देता हूं यहाँ से, उस वेगों के व्यंजक ज्ञात कीजिए। स्टेटमेंट क्या है कि यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से, क्या होगा? क्या कल की तरह ही कि कोई कण स्थिर बिंदु से जाएगा। स्थिर बिंदु कल क्या लिया था? स्थिर बिंदु लिया था A। तो उस स्थिर बिंदु A से वक्र कौन सा? S इक्वल टू एफ साई। ये क्या है? नेज समीकरण है। नेज समीकरण कोई वक्र का क्या है? समीकरण। तो बिंदु A से स्टार्ट होंगे और जाएंगे वक्र S इक्वल टू एफ साई तक, उस पर क्या कराएंगे? गमन कराएंगे। तो उस कण के वेगों के व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो उस कण के वेगों के व्यंजक क्या क्या होंगे? वेगों के व्यंजक होंगे स्पर्शरेखीय वेग और तथा अभिलंबिक वेग। तो स्पर्शरेखीय वेग तो क्या था कि जो x और y की रेखा थी, x और y की। यहाँ कल क्या देखा था? कल ये देखा था कि बिंदु A से कोई कण स्टार्ट हो रहा था और बिंदु A से स्टार्ट हो रहा था और वक्र S इक्वल टू एफ साई से जा रहा था वक्र में। तो यहाँ से फिर हमने क्या देखा? हमने देखा थोड़े समय बाद, थोड़ा समय कितना कि बिंदु A से स्टार्ट हो रहा है और वो जा रहा है। तो फिर हमने देखा t समय पश्चात क्या देखा कि कण की स्थिति हो गई है P। कण की स्थिति हो गई P, तो कण की स्थिति मान ली P। कण की स्थिति क्या है? P है। इस कण की स्थिति क्या है? P। फिर हमने थोड़ी टाइम बाद और देखा तो कण की स्थिति t प्लस डेल t समय पश्चात कण की स्थिति हो गई Q। तो कण की स्थिति हो गई Q, तो यहाँ ये Q। फिर हमने क्या किया था? यहाँ ये A Q, इसको नाम दिया था S। इस चाप को नाम दिया था डेल S। यहाँ A से P तक जाने में समय कितना लगा? P तक जाने में समय लगा T, तो ये तो समय है T। और P से Q तक जाने में समय लगा डेल T। डेल T बहुत कम है, मतलब P व Q क्या है? नज़दीक है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। फिर क्या किया था? बिंदु P पे
एक स्पर्श रेखा खींची थी, बिंदु P पे क्या खींची थी, एक स्पर्श रेखा, बिंदु P पे एक स्पर्श रेखा खींची, और फिर बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा खींची, बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा खींची थी। तो ये क्या है, बिंदु Q, यहाँ ये क्या है, बिंदु Q, ये क्या है, बिंदु Q। ये डायग्राम थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ। ये था एक्स एक्स और वाई एक्स की लाइन। यहाँ कण की स्थिति थी इस प्रकार, कण की स्थिति क्या थी, इस प्रकार। यहाँ बिंदु A से स्टार्ट हुआ और फिर बिंदु P तक और फिर बिंदु Q तक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चाप की दूरी S और यहाँ तक जाने में लगा समय T। फिर P से Q तक समय डेल T और ये दूरी डेल S। फिर इस पे एक स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ से इसको नाम दिया था फाई, और फिर क्या किया, इस बिंदु Q पे एक स्पर्श रेखा और खींची, P पे एक स्पर्श रेखा और खींची, तो P पे क्या खींची, एक स्पर्श रेखा खींची थी, तो P पे एक स्पर्श रेखा और इसको नाम दिया था साई प्लस डेल साई। ये साई और ये साई प्लस डेल साई। ये स्पर्श रेखा, ये तो है बिंदु P पे, बिंदु P पे, और जो ये स्पर्श रेखा है वो है बिंदु Q पे। तो फिर हमने क्या किया था, इस बिंदु Q से इस पे एक लंब डाला था। कल स्पर्श रेखीय वेग देखा था, तो स्पर्श रेखीय वेग किस प्रकार निकाला था, स्पर्श रेखीय वेग इस प्रकार निकाला था कि बिंदु P से जो विस्थापन है, विस्थापन कितना है अपॉन समय कितना लगा बिंदु P से Q तक जाने में, तो उससे निकाला स्पर्श रेखीय वेग। आज निकालेंगे अभिलंबिक वेग। अभिलंबिक वेग क्या होगा कि बिंदु P से Q तक जाने में, बिंदु P से Q तक जाने में जितना समय लगा है वो तो समय कितना है, डेल T है। लेकिन इस बार अभिलंबिक वेग ज्ञात करें तो अभिलंबिक क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ से जो लंब है वो तो क्या है, यहाँ बिंदु P Q, इसको नाम दे देते हैं R, P Q R, P Q R, और ये क्या है, चाप है। तो यहाँ इसको एक त्रिभुज बना लेते हैं, डैश डैश की लाइन खींच के। तो यहाँ ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया P Q R। ये बिंदु क्या है, R। तो बिंदु P Q R, ये त्रिभुज बन गया P Q R। अब हमें अभिलंबिक वेग ज्ञात करना है। तो कल की तरह ही लैंग्वेज लिखेंगे। कल की तरह ही लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि कोई वक्र S इक्वल टू साई पे बिंदु A से चलता है तथा t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P तक होती है जहाँ उसके चाप की लंबाई S है, तथा बिंदु P से Q तक जाने में समय लगा डेल T, तथा उसके बीच की दूरी जो डेल S है। अब ये डेल S जो है वो इस चाप की लंबाई है, ना कि इस सीधी दूरी की लंबाई है। यहाँ से अब ज्ञात क्या करना है, अभिलंबिक वेग। तो अभिलंबिक वेग अभिलंबिक वेग ज्ञात करना है स्पर्श रेखा P के अनुदिश। तो स्पर्श रेखा P के अनुदिश अभिलंब कौन सा है, अभिलंब है ये बिंदु Q तक अभिलंब, क्योंकि P से Q तक जाएंगे। तो अभिलंब कौन सा है, अभिलंब है QR। तो यहाँ से लिमिट आएगी और डेल T टेंस टू आएगा 0। तो विस्थापन कौन सा हुआ, स्पर्श रेखा इसके अनुदिश जो अभिलंब के अनुदिश अभिलंब है, जो अभिलंब क्या है, अभिलंब है QR। कल शायद वहाँ R की जगह M माना था, तो यहाँ M भी मान सकते हैं, और R है तो R भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और समय कितना लगा, P से Q तक जाने में समय लगा डेल T, समय लगा डेल T। क्या ज्ञात कर रहे हैं, अभिलंबिक वेग ज्ञात कर रहे हैं स्पर्श बिंदु P के अनुदिश। P के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो स्पर्श रेखा P के अनुदिश जो लंब है बिंदु Q तक, स्पर्श रेखा P से जो स्पर्श रेखा जा रही है और बिंदु Q तक जो अभिलंब है वो तो क्या होगा, विस्थापन और बटा समय बिंदु P से Q तक जाने में समय कितना लगा, Q डेल T लगा समय।
अब यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ हमने देखा कि क्यू आर का मान हमें पता नहीं है, क्यू आर का मान हमें पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्यू आर को एक चेंज कर सकते हैं हम पी क्यू से क्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये कोण मान लेते हैं डेल थीटा। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज में कोस थीटा या साइन थीटा लगा सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, जब ये थीटा है हम इस प्रकार इसको मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ से ये तो है पी, ये क्यू और ये आर, ये कौन सी लाइन है, ये डैश वाली लाइन है, इसलिए तो त्रिभुज बनेगा ये। तो यहाँ से ये दूरी तो है अच्छा डेल एस तो क्या है, नीचे वाली है, और ये क्या है डेल थीटा। तो ये तो क्या हुआ, ये हुआ लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो यहाँ से कर्ण क्यू आर है, क्यू आर का मान हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह हम पी क्यू लाना चाहते हैं। तो पी क्यू लाना चाहें तो लंब और कर्ण में संबंध ज्ञात करना पड़ेगा। और लंब और कर्ण में संबंध कौन देगा, लंब और कर्ण में संबंध देगा साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा और थीटा की जगह क्या है डेल थीटा। साइन डेल थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है क्यू आर और कर्ण क्या है, कर्ण है पी क्यू। इसको क्यू आर के इक्वल करेंगे, क्यू आर इक्वल टू पी क्यू साइन डेल थीटा। क्यू आर इक्वल टू क्यू क्या है, क्योंकि क्यू आर का यहाँ मान रख देंगे तो मान किस में आ जाएगा, पी क्यू में। और पी क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू का मान, पी और क्यू क्या है नज़दीक है, और नज़दीक होने से जो ये वक्र है और ये सीधी दूरी जो है, मतलब जीवा और चाप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मतलब इसकी हम बात कर सकते हैं, ये डेल एस हो जाएगा, लगभग डेल एस हो जाएगा। तो यहाँ से फिर इसका मान रखते हैं एक बार यहाँ। तो यहाँ लिमिट डेल टी टेंस टू 0, क्यू आर की जगह ये मान रख दिया, तो पी क्यू साइन डेल थीटा और अपॉन समय क्या है, समय है डेल टी। क्या करते हैं, लिमिट अलग अलग खोल देते हैं, साइन थीटा को अलग लिमिट खोल देते हैं और यहाँ अलग लिमिट खोल लेते हैं। तो यहाँ लिमिट डेल टी टेंस टू 0 पी क्यू अपॉन डेल टी और लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और साइन डेल थीटा। क्या किया, साइन थीटा पे अलग लिमिट लगा दी और पी क्यू अपॉन डेल टी पे अलग लिमिट लगा दी और गुणा में। फिर इसको आगे सोल्व करें, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि डेल टी टेंस टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। डेल टी टेंस टू 0 है, इसका मतलब ये लगभग 0 है, इसका मतलब बिंदु P व बिंदु Q क्या होंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। बहुत ज़्यादा नज़दीक होने से कि यहाँ डेल टी टेंस टू क्या है, 0 है, और डेल टी टेंस टू 0 मतलब बिंदु Q और P क्या होंगे, नज़दीक होंगे। और नज़दीक होने से इन बीच की दूरी भी क्या होगी, लगभग 0 होगी। मतलब डेल एस भी टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। और डेल एस टेंस टू 0 मतलब जो ये त्रिभुज भी नहीं बनेगा। और यहाँ ये थीटा है, ये डेल थीटा है, वो भी टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P व Q एक हो जाएंगे। एक हो जाने से जो कोण इन दोनों के बीच में बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि ये 0 है, ये 0 है, तो साइन 0 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। साइन 0 का मान मतलब इसका मान पूरी का क्या मान आएगा, इसका मान आएगा 0। और इसका मान 0 आते ही ये गुणा में है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से डेल टी टेंस टू 0 है, यहाँ डेल टी टेंस टू 0 है। डेल टी टेंस टू 0 है, इसका मतलब बिंदु P व Q के बीच की जो समय लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत कम है। तो बिंदु P व Q नज़दीक है। बिंदु P व Q के बीच की दूरी क्या है, डेल एस। यदि ये नज़दीक है तो ये भी टेंस टू, दूरी भी टेंस टू 0। और यदि दूरी टेंस टू 0 तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये वो भी क्या होगा, लगभग 0। तो ये वो भी क्या हुआ, लगभग 0। तो डेल थीटा लगभग 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होने से फिर ये लिमिट 0, ये 0 और इसके गुणा में है ये, तो ये कंप्लीट 0। तो अभिलंबिक वेग का मान क्या आया, अभिलंबिक वेग का मान आया 0। तो अभिलंबिक वेग का मान क्या होगा,
अभिलंबिक वेग का मान 0 होगा p के अनुदिश। और कल स्पर्श रेखीय वेग कितना आया था? स्पर्श रेखीय वेग आया था s डॉट या ds अपॉन dt। तो स्पर्श रेखीय वेग तो होता है s डॉट, और अभिलंबिक वेग क्या होगा? अभिलंबिक वेग होगा 0। और इसी प्रकार इसमें भी वो कल जो थ्योरी लिखाई थी वही थ्योरी लिखनी है कि t समय पे कण की स्थिति वो है, क्यों पे स्थिति क्या होगी t प्लस टी समय में। ठीक है फिर, और कल क्लास में हम करेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण। ठीक है, आप देख लेना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे त्वरण। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।